नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हिंदी में इसको कहेंगे हिमांक का अवनमन। इसको हम जो शो करते हैं, इसको हम शो करते हैं डेल्टा टी एफ से। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, हिमांक क्या होता है, जिस मिनिमम टेम्परेचर पर कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है वही उसका क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। या पीछे कितना पॉइंट लिख सकते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ solution is equal to vapor pressure of its solid state called as freezing point। मीन्स किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो वह उसका क्वथनांक कहलाता है, हिमांक कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट पीछे कितना है, इफ नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट एडेड इन प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर डिक्रीज एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीज। मीन्स किसी अवाष्पशील अनपघट्ट को किसी शुद्ध विलायक में घोलते हैं तो उसका वाष्प दाब घटता है, साथ ही साथ उसका हिमांक भी घटता है। इस पॉइंट को अगर हम देखें तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला हमारा बनेगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट माइनस टी एस, जहाँ पर टी नॉट है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, टी एस है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, विलायक का हिमांक, विलयन का हिमांक। तो ये जो फॉर्मूला बना है ये इसी के अकॉर्डिंग बना है। कैसे बना है पहले हम इन लाइन को समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। एक बीकर है, इसमें वाटर है। हमको पता है कि जैसे वाटर जो है वो 0 डिग्री बिलो देन 0 डिग्री पर क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। अगर हम कोई मानते हैं कि अगर इसमें हमने सैल्यूट मिला दिया, तो सिंपल सी चीज़ सैल्यूट मिलाएंगे तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑलरेडी डिक्रीज हो जाएगा। मींस वाटर अगर बिलो 0 पर फ्रीज हो रहा है तो इसी तरह सैल्यूट जब मिलाएंगे तो ये और नीचे फ्रीज होगा। यही पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि वेपर प्रेशर तो डिक्रीज हो गई तो पीछे की तरह रहेगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले को हम वैसे ही ग्राफ से देखते हैं। तुम्हारा ग्राफ क्या था, ये हमारा वेपर प्रेशर को शो कर रहा है, ये हमारा टेम्परेचर को शो कर रहा है। तो सॉल्वेंट के लिए जो पॉइंट था, सॉल्वेंट के लिए किसी प्रेशर और किसी टेम्परेचर पर टी नॉट पी नॉट, किसी टेम्परेचर और किसी प्रेशर पर फ्रीज हो रहा था। अब क्या किया गया, जब इसमें हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया है तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज कर रहा है और फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर रहा है। मीन्स ग्राफ इसके नीचे से ही चालू होगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है और फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज है, तो टेम्परेचर ऐसे बढ़ रहा है तो डिक्रीज इधर ही तो करेगा। मीन्स इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ये हो गया पी एस टी एस, किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर हम देखें जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज किया, टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज कर गया, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया। तो यही हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया डेल्टा टी एफ। इसी को हमने यहाँ पर शो किया है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट माइनस टी एस। इसीलिए बना है कि चेंज में जो बड़े यूनिट होती थी उसमें से छोटी यूनिट को लेस कर देते, तो इनमें से बड़ी यूनिट कौन सी होगी, सॉल्वेंट, कम कौन होगा, सॉल्यूशन। बाकी इसका जो आगे के जो फॉर्मूला होंगे वो सेम पीछे की तरह रहेंगे। डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मोलैलिटी। यहाँ पे के एफ क्या हो जाएगा, मोलल डिस्पर्शन कांस्टेंट, मोलल अवनमन स्थिरांक। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, यूनिट भी इसी तरह सेम रहेगी। वेट, मॉलिकुलर वेट कैपिटल W इंटू 1000। अब अगर पीछे की तरह हम KF की डेफिनेशन देखते हैं, जैसे पीछे डेफिनेशन थी सेम डेफिनेशन रहेगी।
तो इसकी डेफिनीशन KF की जब डेफिनीशन निकालेंगे तो जैसे पीछे पॉइंट लिखे थे सेम रहेंगे। N इज इक्वल टू 1 मोल, कैपिटल W इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, डेल्टा TF इज इक्वल टू K। तो यहाँ पर अगर हम जब डेफिनीशन देखेंगे तो जो ये डेफिनीशन थी सेम इसी तरह डेफिनीशन निकलेगी। इसको लिख नहीं रहे हैं, इसी से बता रहे हैं डेफिनीशन क्या बनेगी। जैसे यहाँ पर डेफिनीशन क्या हो जाएगी, इफ़ 1 मोल ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट देन द डिस्पर्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पर बस इतना चेंज होगा, डिस्पर्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज मोलर डिस्पर्शन कांस्टेंट। किसी आवासीय वैद्युत घट के 1 मोल को 1 किलोग्राम विलायक में घोलते हैं तो उसके हिमांक का अवनमन ये जो लिखा है हिमांक का अवनमन ही उसका मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। डेफिनेशन इसी तरह रहेगी, मैच करके लिख सकते हो। इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल दिया है, अ 5% ग्लूकोज बाय मास ऑफ केन शुगर in water has freezing point of 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% glucose in water if freezing point of pure water 273.15 Kelvin. Means क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5% केन शुगर भार से का विलयन लिया गया है जिसका क्वथनांक दे दिया गया है, कितना है 271 केल्विन है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हमको 5% ग्लूकोज के विलयन का हिमांक निकालना है। शुद्ध जल का हिमांक दिया है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो हिंदी में। 5% भार से केन शुगर के जलीय विलयन का हिमांक दिया है 271 केल्विन। 5% ग्लूकोज के जलीय विलयन का हिमांक हमको निकालना है और शुद्ध जल का हिमांक दिया है। ये दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो पहली बात, क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन है हम उनको पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। क्या क्या चीज़ गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है 5% W/W केन शुगर C12 S22 O11, ठीक, को जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, वाटर में घोला जाता है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया है। मीन्स TS दे दिया है, कितना 271 केल्विन। आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 5% W/W ग्लूकोज है, C6 H12 O6 ग्लूकोज है। तो जब ग्लूकोज को वाटर में डिज़ोल्व किया जाएगा तो उसका हिमांक क्या हो, मीन्स इसका TS हमको निकालना है। ठीक, हिमांक हमको फाइंड करना है, फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है। क्वेश्चन ये था कि 5% ग्लूकोज जब 5% केन शुगर जब वाटर में है तो उसका हिमांक दिया है। जब 5% ग्लूकोज वाटर में होगा तो उसका हिमांक क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया गया है, हिमांक दे दिया गया है कितना 273.15 केल्विन। ये हमारा T0 दिया है। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। कई बार क्वेश्चन बताया था अगर ये चीज़ गिवन हो तो पहले इसी को सॉल्व करो। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, 5 ग्राम केन शुगर प्रेजेंट 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो यहाँ पर वेट ऑफ केन शुगर कितना हो गया 5 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालते थे हम, जो कि क्या है
वाटर है वो कितना हो जाएगा 100 माइनस 5 मतलब 95 ग्राम। फॉर्मूला लगाते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ वेट मॉलिकुलर वेट कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ हमको स्मॉल डब्ल्यू पता हो गया, कैपिटल डब्ल्यू पता हो गया, ये दो चीज़ें अननोन है। तो इसमें से हमको कौन सी चीज़ फाइंड करनी रहेगी। हम देखो इतने सब गिवन चीज़ से हम डेल्टा टी एफ भी निकाल सकते हैं। टी एस दिया है, टी नॉट दिया है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट माइनस टी एस। अभी पीछे पड़ा है तो टी नॉट कितना दिया है 273.15, टी एस कितना है 271, कितना हो जाएगा 2.15 केल्विन। तो इसको उठा के वैल्यू इसमें पुट करते हैं 2.15 इज इक्वल टू के एफ। वेट कितना दिया है केन शुगर का 5, मॉलिकुलर वेट केन शुगर का निकाल लेना 342 होगा, कैपिटल डब्ल्यू वाटर का 95 इंटू 1000। तो यहाँ से हम के एफ फाइंड कर लें। तो यहाँ से हमने के एफ फाइंड कर लिया। के एफ हमारा कितना आ गया 13.97 केल्विन मोलर इनवर्स। अब हमको जो निकालना था ये बताना था कि जब 5% ग्लूकोज को वाटर में डिजोल्व कर देंगे तब उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, उसका हीमांग क्या होगा। तो अब यहाँ पे हमने के एफ फाइंड कर लिया है। ये के एफ ही हमारा क्या हो जाएगा, के एफ हमारा कांस्टेंट है, तो जो वैल्यू इसके लिए वही वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं। पहले हम इसको ओपन करेंगे इसकी तरह। जब इसकी तरह ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमको वेट ऑफ ग्लूकोज मिलेगा 5 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन विलियन का भार मिलेगा 100 ग्राम, वेट ऑफ वाटर सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 95। तो फॉर्मूला लगाते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ वेट मॉलिकुलर वेट कैपिटल डब्ल्यू 1000। डेल्टा टी एफ हम पहले यहाँ से फाइंड करेंगे। के एफ की वैल्यू क्या आई है 13.97 इंटू 5 ग्लूकोज का 180 95 इंटू 1000। तो यहाँ से डेल्टा टी एफ निकाल लेते हैं कितना आया। तो यहाँ से हमारा डेल्टा टी एफ ये निकल के आया। लेकिन हमको निकालना क्या है, टी एस निकालना है। तो फॉर्मूला लगाते हैं डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट माइनस टी एस। तो डेल्टा टी एफ हमारा कितना आया है 4.084 इज इक्वल टू जो टी नॉट है वाटर के लिए था 273.15 माइनस टी एस। यहाँ से हम टी एस फाइंड कर लें। टी एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो टी एस हमारा क्या निकल के आएगा ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें और भी मिलेंगे। इसमें क्वेश्चन फिर से समझ लो क्या दिया हुआ था 5% केन शुगर को जब हम वाटर में डिज़ोल्व कर रहे थे तो उसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट हीमांक दिया था और कह रहा था कि अगर हम 5% ग्लूकोज को डिज़ोल्व करेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हीमांग क्या होगा। मीन्स सॉल्यूशन का इसमें पूछ रहा था कि ग्लूकोज को वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं ना और केन शुगर को वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं। तो इसको ओपन किया है हमने यहाँ से फार्मूला लगा करके डेल्टा टी एफ फाइंड कर लिया था। टी एफ की वैल्यू रख करके के एफ। फिर इसके लिए यही फार्मूला रिपीट कर दिया। टी एफ फाइंड कर लिया। टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट माइनस टी एस होता है। क्या निकालेंगे टी नॉट निकाल लेंगे। ठीक। लास्ट क्लास में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिस्पर्सन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बता दिया गया था। आज उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल बताए जा रहे हैं एनसीईआरटी के। जैसे ये न्यूमेरिकल है, यहाँ पर कह रहा है 2 एलिमेंट्स A and B from compound having formula AB2 and AB4 when dissolved in benzene मीन्स इनको बेंजीन में डिज़ोल्व किया जा रहा है। 20 ग्राम बेंजीन 1 ग्राम AB2 lowers the freezing point 2.3 Kelvin whereas 1 gram of AB4 lower it by 1.3 Kelvin.
dispersion constant of benzene is 5.1. Calculate atomic mass of A and B. मीन्स क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो एलिमेंट हैं ए और बी, जिनके केमिकल फार्मूले दिए गए हैं AB2 AB4। कह रहा है कि जब 1 ग्राम AB2 को 20 ग्राम बेंजीन में डिज़ोल्व किया जाता है तो इसके हिमांक का अवनमन 2.3 केल्विन पाया जाता है, और जब 1 ग्राम AB4 को 20 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है तो इसका अवनमन, हिमांक का अवनमन 1.3 केल्विन है। और कह रहा है मोलल अवनमन स्थिरांक बेंजीन का दे दिया गया है 5.1, और हमको निकालना है यहाँ पर ए और बी का परमाणु भार निकालना है। ठीक, कैसे होगा क्वेश्चन, यहाँ पर लिख लेते हैं जो जो चीज़ गिवन है। यहाँ पे हमारा एक लिया है AB2 और AB4, ठीक है। इसका है 1 ग्राम और ये भी है 1 ग्राम। इसको डिज़ोल्व किया जा रहा है 20 ग्राम बेंजीन में। तो जब इसको डिज़ोल्व किया जा रहा है 20 ग्राम बेंजीन में तो इसका डिस्पर्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन दिया है यहाँ पर 2.3 केल्विन, और इसके लिए दिया गया है 1.3 केल्विन। KF की वैल्यू गिवन है 5.1 किलोग्राम मोलल इनवर्स। तो हमको A और B इसका एटॉमिक वेट फाइंड करना है, ठीक है। तो हम करते क्या है, सबसे पहले ये इतना क्वेश्चन है तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर AB2 डेल्टा TF इज इक्वल टू KF वेट, मॉलिकुलर वेट कैपिटल W 1000, 2.3 KF गिवन है 5.1, वेट 1, मॉलिकुलर वेट AB2 फाइंड करना है इनटू कैपिटल W कितना है 20 इंटू 1000। यहाँ से मॉलिकुलर वेट AB2 का फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5.1 इंटू 1 इंटू 1000 अपॉन 2.3 इंटू 20। इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह फॉर AB4 के लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे, वेट मॉलिकुलर वेट कैपिटल W इंटू 1000। तो इसके लिए कितना है 1.3, तो सेम रहेगा। वेट 1 दिया है, मॉलिकुलर वेट AB4 फाइंड करना है 20 इंटू 1000। तो यहाँ पर मॉलिकुलर वेट ऑफ AB4 5.1 इंटू 1 इंटू 1000 अपॉन 1.3 इंटू 20। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसमें इन दोनों के मॉलिकुलर वेट ये आ गए। हमको दोनों का एटॉमिक वेट फाइंड करना है तो हम इसको देखो लिख सकते हैं। यहाँ पर हमको MAB2 मिला है कितना 110.87, AB4 मिला है 196.15। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 2B इज इक्वल टू 110.87, A प्लस 4B इज इक्वल टू 196.15। अब इसको ओपन करके हमने लिख लिया, जैसे मॉलिकुलर वेट निकालते हैं, लेस कर देते हैं तो A तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा -2B इज इक्वल टू -196.15 माइनस
प्लस 110.87। तो यहाँ पर इसका B का एटॉमिक वेट क्या आ गया 42.46। अब सिंपली इस B की वैल्यू को उठा करके इसमें या इसमें पुट कर दो, जिससे हमारा क्या A का एटॉमिक वेट फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो A का एटॉमिक वेट क्या होगा वो अपने आप फाइंड करना। अब B की जो वैल्यू आई है वो उठा करके हमने इसमें पुट कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोसिस, इसे कहते हैं परासरण। ठीक है, क्या होता है परासरण, ऑस्मोसिस होता क्या है। ऑस्मोसिस को हम कई तरह से डिफाइन करते हैं, जैसे इसमें एक पॉइंट है द spontaneous flow of solvent molecules through a semi permeable membrane from a pure solvent to a solution called ऑस्मोसिस। मीन्स पॉइंट ये कह रहा है द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सोल्यूशन, या ये भी कह सकते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन टू द कंसनट्रेट सोल्यूशन, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा तनु विलयन का सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी परासरण की, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। अब ये चीज़ होती क्या है ऑस्मोसिस, तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमने घर में भी देखा होगा, एक बीकर है, इसमें वाटर है, इसमें मान लो हमने एक किशमिश डाल दी, तो किशमिश डालेंगे तो वो कुछ समय के बाद क्या होगी, फूल जाएगी। किशमिश डालेंगे तो क्या होगी, फूल जाएगी। कैसे होता है ये, वाटर जो है, वाटर हमारा डाइल्यूट सोल्यूशन है, और जो किशमिश है इसके अंदर मीठा जल होगा, ये क्या होगा, कंसनट्रेट होगा। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस हो जाएगा। ऑस्मोसिस क्या कह रहा है कि डाइल्यूट सोल्यूशन कंसनट्रेट सोल्यूशन की ओर जाने लगता है, तो वाटर जो होगा वो इसके अंदर फिल कर जाएगा, इसी कारण ये क्या होगी, थिक हो जाएगी। जबकि ये किशमिश ना करके सेल बॉडी कहते हैं, अगर हमने सेल बॉडी को वाटर में डालेंगे तो वो थिक हो जाएगी। अगर इसी सेल बॉडी को अगर हम NaCl के सोल्यूशन में डालेंगे सेल बॉडी को, तो वो श्रिंक कर जाएगी, पिचक जाएगी। तो इसमें भी वही पॉइंट है, इसमें कंसनट्रेट ये है, तो इसका जो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो ये फिनोमेना क्या होता है, इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस कहते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैसी होती है जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जैसे कहा जाए कि जब अंडा उबालते हैं तो जो उसके कवर में वाइट कलर की मेम्ब्रेन निकलती है वो हो गई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और दूसरी अगर बात की जाए, जैसे हम प्याज छीलते हैं तो एक छोटी सी हल्की सी लेयर निकल आती है, वो हो गई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। लेकिन ये सब नेचुरल होंगी। अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो आर्टिफिशियल जो होती है वो कॉपर फेरोसाइनाइड की होती है, ये Cu2FeCN6, ये आर्टिफिशियल होती है। ठीक है, तो ये होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन कंसनट्रेट सोल्यूशन की ओर अपने आप जा रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। इसको हम कैसे निकालते हैं या इसको किसने बताया था, तो इसको बर्कले हार्टले मेथड से इसको समझा गया था। अब हम पहले ये जानते हैं बर्कले हार्टले मेथड से किसी सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो एक छोटा सा इसमें डायग्राम है, जैसे मानते हैं कि ये
एक बॉक्स है जिसमें हमारा पूरा सॉल्यूशन भरा हुआ है, या एक मान लेते हैं कि एक रूम है जिसमें ये हमारा क्या भरा हुआ है, पूरा सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, अब इस रूम के बीच में हमने एक सिलेंड्रिकल पाइप एंटर कराया। रूम के बीच में एक सिलेंड्रिकल पाइप एंटर कराया। अब ये बीच में सिलेंड्रिकल पाइप रखा गया है। ठीक, इसके चारों ओर क्या है, सॉल्यूशन है। यहाँ पे लगी हुई है कैपिलरी ट्यूब, जिससे इसके अंदर भरा गया है सॉल्वेंट, भरा गया है विलायक, भरा गया है। यहाँ पर होता है एक प्रेशर गेज होता है, ये प्रेशर इंडिकेट करता है, प्रेशर इंडिकेटर होता है। तो ये एक रूम है जिसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है, बीच में हमने, ये एक रूम है, बीच में हमने एक सिलेंड्रिकल पाइप एंटर कराया है। इस सिलेंड्रिकल पाइप के अंदर सॉल्वेंट भरा है। ठीक, इस कैपिलरी ट्यूब से इसके अंदर सॉल्वेंट भरा गया है, ये इसका लेवल मेंटेन कर दिया गया है। ठीक, अब सिलेंड्रिकल पाइप देख रहे हैं हम, पोरस है। पोरस मतलब इस पे छोटे छोटे से छेद हैं। तो छेद होने के कारण क्या होगा कि जो भी इसमें जो सॉल्वेंट होगा वो धीमे धीमे क्या होगा, सॉल्यूशन में जाने लगेगा। ठीक, मूव करने लगेगा सॉल्वेंट में। तो हम करते क्या है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन में मूव ना कर पाए इजीली, इसलिए इसके ऊपर हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चढ़ा दी गई है। इसके ऊपर हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चढ़ा दिया है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चढ़ा दी गई है। अब सॉल्वेंट इजीली सॉल्यूशन में नहीं जा सकता। ये कैपिलरी ट्यूब है जिससे इसके अंदर सॉल्वेंट विलायक भरा गया था, इसका लेवल मेंटेन किया गया। ये प्रेशर गेज है, यहाँ से इस सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर अप्लाइड किया जाएगा और जो प्रेशर अप्लाइड होगा वो इसमें शो करेगा। ठीक है, तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते कैसे हैं। अब देखो, ये इसमें तो पूरा सॉल्यूशन भरा है, ये बीच में सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में से हमारा कंसंट्रेट कौन सा होगा, कंसंट्रेट सॉल्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चीज़ें हैं, विलय विलायक दोनों चीज़ें हैं। सॉल्वेंट तो अकेला है। तो ऑस्मोसिस क्या होता था, डाइल्यूट कंसंट्रेट में जाता था। तो सॉल्वेंट क्या करेगा, बहुत ही स्लोली सॉल्यूशन में आना चालू करेगा। अब जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन में आएगा, ये सॉल्वेंट का लेवल है, जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन में आएगा तो इसका लेवल डिक्रीज करेगा। इसका लेवल डिक्रीज करने का मतलब ही यही है कि ये शो कर रहा है कि सॉल्वेंट धीमे धीमे सॉल्यूशन में जा रहा है। अब सॉल्वेंट जब सॉल्यूशन में जाता है तो यहाँ से हम इस सॉल्यूशन के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं। जिस प्रेशर पर सॉल्वेंट सॉल्यूशन में आना बंद कर देता है, उस प्रेशर को यहाँ से नोट कर लेते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। पाई से शो करते हैं। तो समझ में आया ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ, सॉल्वेंट सॉल्यूशन में ना जाए, इसलिए सॉल्यूशन पर एक प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है। जिस प्रेशर पर सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जाना बंद कर देता है, उसी को ही हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। डिफाइन किस तरह करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को। अब देखा जाए तो सॉल्वेंट को सॉल्यूशन से अलग कौन कर रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जा रहा था, सॉल्वेंट सॉल्यूशन में ना जाए इसके लिए सॉल्यूशन पर एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यही एक्सटर्नल प्रेशर जो सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में जाने से रोक ले, स्टॉप कर दे, उसी को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। ठीक, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जैसे ये डेफिनेशन है, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन साइड अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैन बी स्टॉप इफ सम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन। दिस प्रेशर जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। पॉइंट वही कह रहा है कि सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर हम सॉल्यूशन पर अप्लाई करते हैं जिससे सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जाना बंद कर दे। उसी एक्सटर्नल प्रेशर को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम पाई से दिखलाते हैं। अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। अब ऐसा होता क्या है कि जो
अब ऐसा होता क्या है इसमें कि सॉल्वेंट सोल्यूशन में जा रहा होता है और प्रेशर लगाने से रुक जाता है। तो इसको इस तरह समझे कि जैसे हमारे पास 2 रूम है, ठीक है, ये गेट लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ पर लोग क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर जो ज़्यादा लोग हैं वो क्या करेंगे, इधर आएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्री स्पेस है। अब क्या करें, ये वॉल को कम कर दें, इस वॉल को उठा करके यहाँ से यहाँ बना दें, मीन्स उतना ही स्पेस छोड़ें जितने यहाँ पर लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ से लोग ऑटोमेटिक आना बंद कर देंगे। तो यही पॉइंट यहाँ पे किया गया है। सॉल्वेंट सोल्यूशन में जा रहा था, क्यों, क्योंकि सोल्यूशन के पास, सॉल्वेंट सोल्यूशन में जा रहा है क्योंकि सोल्यूशन के पास एक्स्ट्रा स्पेस या एम्प्टी स्पेस था। प्रेशर लगा के वो स्पेस को ही ब्लॉक कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो सॉल्वेंट सोल्यूशन में जाना क्या करेगा, बंद कर देगा। इसी को क्या कहा गया, ऑस्मोटिक प्रेशर कहा गया है।